हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जनरल स्टडी के पार्ट 2 जो है फर्स्ट और सेकंड हमने पहले कर लिए हैं। एचपी टेट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं, उसको विजिट करिए। और कमीशन की भी मैं बहुत सारी वीडियोस जो है वो बना चुकी हूँ, ठीक है। सेटलर कमीशन वगैरह वो मैंने बनाए हुए हैं, वर्धा शिक्षा योजना वगैरह, माध्यमिक शिक्षा आयोग, वो सारा आप वहां से देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है टीचिंग कमीशन की भी। जो लोग कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली, जो टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। और पॉलिटी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और भी बहुत सारे मतलब जो टेट में मैंने प्रीवियस ईयर करवाए हैं उनमें से कुछ कमीशन के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस हैं वहां जहां से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के ऑल के बटन को आपने क्लिक करना है, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल पर आपने प्रेस करना है उसको, उसके ऊपर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल को आपने क्लिक करना है ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कोशिश करती हूँ कि प्रीवियस ईयर से उठाऊं, ठीक है, ताकि एक एक्यूरेट, एक सही जो आपको पता चल सके कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आते हैं एग्जाम में और किस तरीके से, किस लेवल की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? खजुराहो के मंदिर पूछा है, क्या चंदेलों ने बनाए थे, क्या अकबर ने बनाए थे, क्या ये अशोक ने बनवाए थे या चोलों ने बनवाए थे? तो आपको याद रखना है खजुराहो के मंदिर पहले तो है कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। 950 से 1050 के बीच में, ठीक है, इसमें ये बने हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चंदेलों के द्वारा जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है, चंदेल शासकों ने इनको बनवाया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये मध्य प्रदेश में है और 950 से 1050 ईस्वी के बीच में जो है ये बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? मतलब यहाँ पर आपको 3 जो स्टेट्स मिली हुई हैं उनमें जो है कर्क रेखा गुजरती है, कोई एक स्टेट आपको बतानी है जहां से ये नहीं गुजरती है। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको बताया था, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स आती हैं। अगर आप इंटरनेट पे देखो ना, छत पर जा गब्बर मामी या मित्र पर गमचा झार, इस तरह की ट्रिक्स भी बनाई हुई हैं, ठीक है, इनको याद रखने के लिए। तो कौन कौन सी स्टेट जो हैं जहां से ये रेखा गुजरती है, कर्क रेखा हमारी, ठीक है। कर्क रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है वो भी आपको याद रखना है, 23.5, ठीक है, अक्षांश से ये गुजरती है। 23.5 डिग्री अक्षांश से जो है ये गुजरती है हमारी कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 अक्षांश से गुजरती है हमारी कर्क रेखा। किस किस राज्य से गुजरती है हमारी कर्क रेखा? तो हमें याद रखना है, ये गुजरात से जाती है। गुजरात आपको पता है भारत के बीचों बीच में से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। गुजरात है, राजस्थान है हमारा, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आप रख लो त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, झारखंड भी है, झारखंड और मिजोरम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ये भी पूछा जा सकता है कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, वो भी आपको याद रखना है। तो इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें से कौन सा राज्य यहाँ पर नहीं है, गलत है। देखिए, त्रिपुरा से भी गुजरती है, गुजरात भी आपको बता दिया, झारखंड भी, महाराष्ट्र जो है यहाँ से नहीं गुजरती है। तो महाराष्ट्र जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूछा था कहां से नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में वार्षिक रुपए 1 लाख भारतीयों की शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है? तो जितने भी पॉलिटी की मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं,
ठीक है, उनमें आप देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियोस जो है अपलोड करी हैं। रेगुलेटिंग एक्ट भी पढ़ाया है, पिट्स इंडिया एक्ट भी पढ़ाया है, और बहुत सारे चार्टर एक्ट भी है, 3-4 चार्टर एक्ट हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। मतलब मैंने सारे एक्ट जो हैं पॉलिटी में पढ़ा दिए हैं। जो लोग भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप उनको एक बार देख कर जाए। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है पॉलिटी की, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि पहली बार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारतीयों की शिक्षा के लिए कुछ धन जो था वो अलग से रखा। ठीक है, 1 लाख रुपए की राशि, बोला हम भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो वो कौन सा एक्ट था? वो था हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, जहां पर मैंने आपको एजुकेशनल कमीशन, ठीक है, एजुकेशन कमीशन जो हमने पढ़े हैं उनमें भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था और शिक्षा से संबंधित था, इसलिए ये वहां पर भी, ठीक है, एजुकेशन कमीशन जो है वहां पर भी इसके बारे में डिस्कशन हुई है जब हमने मैकॉले मिनट पढ़ा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्टर था 1813 का चार्टर एक्ट, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आखिरी मौर्यन शासक थे? तो आखिरी मौर्य कौन थे? ठीक है ना, मौर्य वंश जो है उसके संस्थापक तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, धनानंद को हराकर, नंद वंश के धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है, और इनकी हेल्प किसने की थी? तो जो विष्णुगुप्त थे, ठीक है, उन्होंने इनकी हेल्प की थी। विष्णुगुप्त को हम और किस नाम से जानते हैं ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, इनको चाणक्य के नाम से भी बुलाते हैं हम। ठीक है, विष्णुगुप्त को और किस नाम से इनको बुलाते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आपने पढ़े होंगे बिंदुसार, उसके बाद अशोका हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध थे इस वंश के शासक। आखिरी पूछा है कौन है? तो आखिरी बृहद्रथ है। ठीक है, बृहद्रथ आखिरी मौर्य शासक थे, ये आपको याद रखना। संबंधित है तो भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म का ग्रंथ है ये। ठीक है, जिनको हम अंग बोलते हैं, अंग। ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। और आपको याद रखना है, आपको राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ा चुकी हूँ बहुत डिटेल से, मैंने राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पढ़ाए हैं। 2 वीडियोस हैं राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, और उसमें मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कवर किए हैं, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पूछा है। गहराई बढ़ने के साथ ताप बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ ताप घटता है, गहराई बढ़ने के साथ ताप व दबाव दोनों घटते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा इसमें। गहराई बढ़ने के साथ ताप व दबाव दोनों कम हो जाते हैं, ये भी गलत है। गहराई बढ़ने के साथ ताप घट जाता है, ये भी गलत है। गहराई बढ़ने के साथ ताप बढ़ता है। ठीक है, गहराई बढ़ने के साथ जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे ना तो गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होगी, गर्मी होगी। ठीक है ना, तो ताप बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल। देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेंगे तब तो हम अंटार्कटिका बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछा है तो सहारा मरुस्थल। तो पूछा है ये दोनों कहाँ है? क्या ये उत्तरी अमेरिका में है, क्या ये यूरोप में है, क्या ये अफ्रीका में है, क्या ये दक्षिण अमेरिका में है? तो ये अफ्रीका में है। सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी नील नदी, और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल, तो ये अफ्रीका में है, ये आपको याद रखना है। यूराल पर्वत अलग करता है, यूराल पर्वत किनको किसको अलग करता है, किसको किसको अलग करता है यूराल पर्वत? तो ये एशिया और यूरोप को अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है? कौन सी अनुसूची जो है? तो देखिए अनुसूची जो 9 है, अनुसूचियां तो मैंने आपको पढ़ा दी है ना, संविधान की अनुसूची हमने पढ़ रखी है। तो 9th जो थी वो हमारी भूमि सुधार से संबंधित थी, 10वीं जो थी वो एंटी डिफेक्शन लॉ था, दल बदल कानून, और 12वीं जो थी वो हमारी थी नगर निगम से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित। ठीक है, और जो 11th थी वो हमारी पंचायतों से संबंधित थी। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची जो है वो हमारी दल बदल से संबंधित है।
नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति क्या वो राज्यसभा का सदस्य होता है, क्या वो लोकसभा का सदस्य होता है, क्या वो दोनों का ही सदस्य होता है, या फिर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति संसद का खुद एक भाग है, वो किसी का भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो। राष्ट्रपति तो खुद संसद का एक पार्ट है। संसद के 3 पार्ट हैं, ठीक है। संसद की अगर आपसे पूछे जाए तो संसद के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले तो आ जाता है राष्ट्रपति, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारी राज्यसभा, और उसके बाद आ जाती है हमारी लोकसभा, ठीक है। तो संसद के 3 पार्ट हैं। तो राष्ट्रपति खुद एक संसद का भाग है, वो ना तो इसका इस सदन का सदस्य होता है, ना इस सदन का सदस्य होता है, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के लिए। वीडियो कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। अगर आप अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रहता है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।